देश की सबसे बड़ी चर्चा, ये देश है हमारा में हंगामा क्यों है बर्पा। मिनिस्टर एचआरडी रिजाइन नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री वक्तव्य नहीं दे रहा है, हंगामा नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। एक पक्ष संसद में खड़ा होकर ये ना कहे कि एक अकेला सब पर भारी, ये तानाशाही की भाषा। पिताजी, चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, नाना जी, बेटा जी, उससे बाहर आज तक निकल नहीं पाए और हमें पढ़ा रहे एक अकेला सब पर भारी का पाठ। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सेकुलर डेमोक्रेटिक संविधान दिया। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने सेकुलर शब्द डाला था अपने संविधान के अंदर? इस देश के युवाओं को बताइए, नहीं डाला था बाबा साहब ने सेकुलर शब्द। इंदिरा गांधी ने डाला, इमरजेंसी लगाकर सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। देश में इन दिनों मॉनसून लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर देश की संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में विरोध के बादल गरज रहे हैं। 18वीं लोकसभा के पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को अपने चिर परिचित अंदाज में ही नसीहत दी, तो विपक्ष ने भी संविधान को हाथ में लेकर प्रदर्शन किया और कुछ सांसदों की हूटिंग भी कर डाली। इसके बाद उठे एक एक कदम पर दोनों तरफ से 36 का आंकड़ा बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष की सीटें बढ़ने के साथ क्या संसद में हंगामा भी और बढ़ जाएगा? सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार संसद चलाने के लिए कोई नया फॉर्मूला तलाश कर पाएगी, क्योंकि संसद में समय की बर्बादी और वोटर्स के भरोसे के साथ विश्वासघात से यह कम की बात नहीं है। आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा, यह देश है हमारा में हंगामा क्यों है बर्पा। स्वागत है आपका यह देश है हमारा के आज के एडिशन में। हम मानते हैं कि नेहरू जी और मोदी जी की बराबरी नहीं होती। संविधान, सेंगोल और आपातकाल पर बवाल के बाद अब बारी आई नीट पर हंगामे की। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है, सीबीआई की गाज गिरने वाला है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इस हंगामे के बीच बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने नीट पर जवाब भी दिया और विपक्ष पर जबरदस्त हमला भी किया। ये 44, 52, 99 अरे मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग। हम मानते हैं कि नेहरू जी और मोदी जी की बराबरी नहीं हो सकती। सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले मोदी जी और 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले हमारे नेहरू जी। हंगामा इतना जोरदार था कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद वेल तक पहुंच गए। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे। तो आज संसद में जारी जोरदार टकराव पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 18वीं लोकसभा, 36 का आंकड़ा। तो आज की चर्चा के बड़े मुद्दे क्या है? 4 बड़े मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है विपक्ष की संख्या बढ़ने से क्या संसद चलेगी या थम जाएगी। दूसरा बड़ा मुद्दा है संविधान बचाने के नाम पर हंगामे से किसे नफा और किसे नुकसान होगा। 10 साल बाद एलओपी बनने से संसद के अंदर और बाहर क्या बदल जाएगा। और चौथा बड़ा मुद्दा, संसद में अहम बिल पास कराने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच में अब टकराव और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा भीषण होगा ये रण। ये महत्वपूर्ण है। मेरे युवा मित्र हैं, उनके लिए जोरदार तालियां एक बार फिर से। मेरे साथ शिवम त्यागी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। शांतनु गुप्ता है मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी है समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। मेरे साथ प्रोफेसर अनवर पाशा है, प्रवक्ता आरजेडी के, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। तो शुरुआत प्रोफेसर साहब आप ही से करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की दुहाई है और बार बार कहा जाता है कि लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, संविधान को बचाना है। ऐसा नरेंद्र मोदी ने बीते 10 साल के अंदर, और बड़ी बात यह है कि बीते 23 साल से वो कोई ना कोई सरकार को हेड कर रहे हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो
केंद्र की सरकार हो, नरेंद्र मोदी ने कौन से संवैधानिक कार्य नहीं किए हैं? अमीश जी, पिछले इस इलेक्शन में जो अभी लोकसभा का इलेक्शन संपन्न हुआ, जो सरकार बनी है अभी, उसके नतीजे को अगर आप सामने रख के देखें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जनता ने लोकतंत्र के पक्ष में वोट डाला है। और इसलिए लोकतंत्र को बचाने का काम जनता ने इसलिए किया है कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र में जो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बल्कि उस वक्त तो मैं ये नहीं कहूं कि एनडीए की सरकार थी, वो मोदी जी की सरकार थी। और मोदी जी की सरकार जिस तरह के रास्ते पर चल पड़ी थी, अलोकतांत्रिक तरीके जिस तरह से अपना रही थी, उस अलोकतांत्रिक तरीके से जनता त्राहित थी, आहत थी। एक इंटरवेंशन है अलोकतांत्रिक, जैसे क्या? फॉर एग्जांपल देके समझा दीजिए, आसान हो जाएगा हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे दर्शकों। संविधान, ये पहली बार ऐसा हुआ देश की जो राजनीति है उसमें, पहली बार ऐसा हुआ संसद में कि एक बार एक साथ 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। बिल्कुल मनमाने तरीके से सारे फैसले लिए जाते रहे। यह बताया जा रहा था कि देश में कोई है ही नहीं, कोई विपक्ष नहीं है। जनता को भी इग्नोर करके किसान जिस तरह से बैठे रहे, किसानों ने जिस तरह से बॉर्डर पे अपने 700 किसानों ने जान की आहुति दी, 1 साल से ज्यादा अरसे तक बैठे रहे, मोदी जी ने बिल्कुल उनको नोटिस नहीं लिया। 700 किसान जो मरे वहां, उनको आज तक मोदी जी ने श्रद्धांजलि नहीं पेश की। ये तमाम चीजें क्या बताती हैं? यानी हम तानाशाह हैं, हम जैसे चाहेंगे इस देश को रूल करेंगे, संविधान की कोई परवाह हम नहीं करेंगे। ये लोकतांत्रिक देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं चल सकती है, और जनता ने इसका जवाब दिया है और मोदी जी को बता दिया है कि आपको लोकतंत्र के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। आप जिस तरह से तानाशाही काम मोदी को ही करना पड़ेगा, लोकतंत्र के दायरे में रहकर करना हम भी करेंगे। जनता ने हमें मैंडेट दिया है तो ठीक है, है, हम लगाम लगाएं। जब लगाम, आपको लगाम लगाने का काम दिया है, उनको चलाने का काम दिया है, ये बात तो स्पष्ट है, ये तो आपने खुद ही बोली। तो शिवम त्यागी, इनको लगाम लगानी है, आपको सरकार को भी चलाना है, देश को भी चलाना है। तो बीते 15 दिनों के अंदर आपने क्या किया है और विपक्ष ने क्या किया है, इसकी रिपोर्ट कार्ड भी आप लोगों ने जारी कर दी है। लेकिन इस बार विपक्ष के तेवर और कलेवर दोनों बहुत जबरदस्त है। क्या भारी पड़ने वाला है ये सदन, ये सत्र? आरजेडी के मेरे मित्र ने कहा कि इस बार जनता ने जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट दिया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने वोट दिया है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए ही वोट दिया है। अगर कांग्रेस को दे दे तो लोकतंत्र खत्म कर देते हैं हमेशा की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यह तय कर दिया इस देश की जनता ने इस बार भी। यह अपने आप में बहुत अविस्मरणीय है। 1962 के बाद 64 साल बाद फिर से इस देश में कोई एक ऐसी सरकार आई है जिसने लगातार तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। यह हमारे लिए गौरव की बात है। हमने 15 दिन के लिए तो कहा ही, लेकिन आपने जो विषय खास तौर पर रखा टसल, मैं ऐसा मानता हूं कि जनता ने कुछ सांसद अगर इनके ज्यादा जिताकर भेजे तो वो शायद इसलिए भेजे, कुछ नहीं, काफी ज्यादा जिता, तो वो शायद इसलिए भेजे कि बहुत ज्यादा शोर नहीं चाहिए, उनको डिस्कशन चाहिए, डिस्कोर्स चाहिए। जैसे यहां पर अभी आपने 5 पैनलिस्ट रखे हैं, आपको अगर डिस्कशन को और वाइड करना होता तो 7-8 रख लेते आप। उसका विषय यह नहीं होता कि हम आपस में लट्ठम लट्ठा करने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। उसका एजेंडा यह होता कि डिस्कशन और वाइड हो जाता। लेकिन शायद ये उसका मतलब समझते नहीं है। संख्या चाहे इनकी कुछ भी रही हो, लगातार कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न करना, महिला मार्शल को पीट देना, शीशे को फोड़ देना, लगातार हंगामा करना, डिस्कशंस पे वॉकआउट करना, उसी तरह का रवैया इनका रहा है। हमें पूरी उम्मीद है इस बार कि जब संसद चलेगी तो कहीं ना कहीं डिस्कोर्स भी होगा, डिस्कशन भी होगा, जनता के मुद्दों पर बात भी होगी। और मैं मानता हूं कि हम जैसे डिस्कशंस पहले देखा करते थे, शायद उस तरह के डिस्कशंस हो। जी राजकुमार भाटिया, अब आपका वक्त है, मैं आपके पास आता हूं। डिस्कशन, डिबेट, डेलिब्रेशन, यानी जो ट्रिपल डी का फॉर्मूला है ये होना चाहिए। यानी चर्चा विमर्श जरूरी है, लेकिन हंगामा भी जरूरी है, आपको लगता है? और हर विषय पर हंगामा जरूरी है, हर विषय पर तलवार खींची रहे ये जरूरी है सत्ता और विपक्ष के बीच में, पक्ष और विपक्ष के बीच में? बिल्कुल जरूर नहीं है। बहुत काम सहयोग से भी चलाए जा सकते हैं, आपसी सद्भाव से चलाए जा सकते हैं, मेलजोल से चलाए जा सकते हैं, बशर्ते कि दोनों पक्ष उसके लिए आगे बढ़ें। जी, एक पक्ष संसद में खड़ा होकर ये ना कहे कि एक अकेला सब पर भारी। ये जो भाषा है, एक अकेला सब पर भारी, ये तानाशाही की भाषा है। हम की जो भाषा है, हमारा संविधान भी हम शब्द से शुरू होता है। हम भारत के लोग, भारत को एक सर्वप्रभुत्व। आप भी तो उस एक अकेले के पीछे ही पड़े हुए हो, पूरी सरकार में किसी का नाम नहीं लेते, उस मोदी का ही नाम लेते हो। दूसरी बात जी, आपने कहा क्या बदला, इस बात देखो क्या बदला हुआ है जी। हमारे भाई शिवम त्यागी भी आशान्वित हैं कि इस बार बढ़िया काम होंगे, और हम भी आशान्वित हैं कि इस बार बढ़िया काम होंगे। तो इस देश की महान जनता को प्रणाम
जिसने दोनों पक्षों को आश्वासन दिया है कि इस बार बढ़िया काम होंगे। ये जनता की उपलब्धि है। सरकार की जहां तक बात है, इस बार संसद में, जैसा अभी आप पासा साहब से पूछ रहे थे, इन्होंने एक दो उदाहरण दिए। कुछ उदाहरण ये भी हैं कि कृषि बिल बिना कृषि मंत्री की सलाह के और बिना किसानों की सलाह के लाया गया, ऑर्डिनेंस से लाया गया। नोटबंदी बिना वित्त मंत्री को बताए, रिजर्व बैंक के गवर्नर को बिना बताए की गई। अग्निवीर योजना बिना रक्षा मंत्री की जानकारी के आई। जब इस तरह के फैसले लिए जा रहे थे तो उसे तानाशाही कहते हैं। इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। इस बार कोई ये दावा नहीं कर पाएगा कि मैं, इस बार सरकार, जो आपने एक बात और कही कि 23 साल से हैं सरकार में, लेकिन इस बार परिवर्तन ये है कि पहले बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं है, चाहे गुजरात हो और चाहे केंद्र हो। इस बार वो बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, और बैसाखी भी वो दो हैं। पूरे चुनाव जो मोदी जी के बीजेपी का कोर जो मुद्दे हैं उन पे उनकी असहमति है जी, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो ये मुस्लिम आरक्षण वाला मसला हो, चाहे दूसरे मसले हो, उन पे उनकी ठीक है। शांतनु गुप्ता, क्या आपको लगता है, आखिरी बात ये बोलते हुए जी 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 कि ये जो, हाँ, आपने एक चीज और पूछी थी कि इन 15 दिन की क्या उपलब्धि। इन 15 दिन में लीक की सरकार सिद्ध हुई है। ये पेपर लीक हुए, नीट का पेपर लीक हुआ, नेट का पेपर लीक हुआ, यूपी पुलिस का भर्ती का लीक हुआ, समीक्षा अधिकारी का लीक हुआ, और तो और राम मंदिर की छत भी लीक हो रही है, उसमें भी पानी टपक रहा है, अयोध्या की सड़कें धंस रही हैं। इससे सिद्ध होता है कि इन्होंने राम को भी नहीं बख्शा, ठीक है, उसके निर्माण में भी घपला है। जी जी, मैं रुक करता हूं। क्या आपको लगता है ये जो बैसाखी की सरकार, बार बार विपक्ष कह रहा है, तानाशाह नरेंद्र मोदी को कोई पहली बार नहीं बोला जा रहा, अरसे से बोला जा रहा है, और संविधान बचाने की ये लड़ाई है, क्या आपको लगता है कि इस बार, क्योंकि विपक्ष जो है वो थोड़ा मजबूती के साथ आया है सदन के अंदर, तो क्या आपको लगता है इस बार और मुश्किल होगा सदन चलाना? मुझे इस बात की खुशी है कि भारत में तीसरी बार लोकतंत्र फिर से स्थापित हुआ है, तीन बार की सरकार के बाद, और फिर से एक पूर्ण बहुमत की एनडीए सरकार बनी है। क्योंकि देखिए, पिछले 40 साल में जब राजीव गांधी को 414 सीट मिली थी, उससे 2014 तक अमीश भाई किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ना तो किसी अलायंस को, पीपल्स अलायंस को पूर्ण बहुमत मिला, ना किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो एक सुचारू रूप से चलती है। मोया मित्रा जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने ओम बिरला की फिर वो नकल बना रही थी। ये मुझे फिर लगता है कि इस तरह से पार्लियामेंट चलेगी क्या? वो हमने पहले देखा था राजदीप धनखड़ जी की कोई नकल बनाता था, मिमिक्री बनाता था। अभी इतनी शालीनता तो रखनी पड़ेगी कि पद में कौन है क्या, आपके थोड़े से संख्या का ज्यादा आ गई, आप ऐसे ही तराने लगे। देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बड़े बड़े लोग तीसरी बार नहीं, चाहे मार्गरेट थैचर हो, चाहे टोनी ब्लेयर हो, तीसरा टर्म कोई नहीं देख पाता। तीसरा टर्म विश्व में, भारत में नहीं, शिवम माई ने तो भारत में कहा, भारत में 60 साल पहले आया था नेहरू का। विश्व में ऐसे कम नेता जिनका तीसरा टर्म, बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी का तीसरा टर्म बड़ी बात है। एक जिसे कहते हैं कि अगर आपको नंबर ज्यादा मिले तो ह्यूमिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, थोड़ा बेहतर आया। अभी भी विपक्ष के लायक आपको देश की जनता ने समझा, विपक्ष में लेके आया, नहीं तो सरकार में लेके आता। लेकिन ह्यूमिलिटी आने की बात जो होनी चाहिए थी, उसमें ऐसा लग रहा है कि अब, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है कि अक्खड़पन आ गया है, कि अब हमारी सुननी पड़ेगी, हमारी नहीं सुनोगे तो तुम तानाशाह, हमारी नहीं सुनोगे तो तुम संविधान बदलने जा रहे हो। यह नैरेटिव बिल्ड करने का विपक्ष ने प्रयास किया कि बीजेपी आएगी संविधान बदलेगी, मोदी आएगा तो संविधान बदलेगा। 10 साल से मोदी है जी, कौन सा संविधान बदल गया? संविधान तो एक ही बारी रोका गया इस देश के अंदर, जो इंदिरा गांधी ने रोका था। आपके इतिहास की पुस्तकों में बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा, यह तक बदला गया है इस देश के अंदर। जेएनयू जैसी संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश की गई है, और यह जो बदलाव आया है ये यहां बैठे हुए युवा लेकर के आए हैं। नीट के लिए एजुटेशन चल रहा था, मैं खुद गया हूं और झज्जर होकर के आया हूं। हरियाणा के लड़कों ने बड़ी मेहनत करके अपने खेतों में से पैसे बचा बचा के, जो गरीब किसान है, कोचिंग दिलवा करके बच्चों के पेपर दिलवाए। तुम चोरी करके बैठे हो, और जो मिनिस्टर एचआरडी रिजाइन नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री वक्तव्य नहीं दे रहा है। हंगामा नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे हंगामा होगा। फिर हमने हल्ला मचाया, डर के मारे नेट की परीक्षा इन्होंने रोक दी। एक साल तक लड़के बैठ करके अपने इम्तिहानों की तैयारी करते हैं कि पीएचडी में दाखिला हो जाए, कोई टीचिंग का असाइनमेंट मिल जाए, घर में नौकरी मिल जाए, तो क्या हंगामा ना मचाएं? बिल्कुल मचाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, इस देश की प्रथा रही है, अभी स्पीकर के वाला इशू हुआ था, स्पीकर वाले इशू पे देश की प्रथा है कि आप अपोजिशन के नेताओं को फोन करिए, बुलाइए, मीटिंग करिए, आश्वासन दीजिए, और मिलजुल करके। राजनाथ जी ने किया फोन? राजनाथ जी ने नहीं किया था, कांग्रेस का आया था यह वक्तव्य कि हम वेट करते रहे। कांग्रेस ने माना, राहुल गांधी ने माना, राजनाथ जी ने कहा कि 10 मिनट पहले दोपहर के हमने जल्दीबाजी में फिर एक कैंडिडेट का नाम हमने दिया।
तो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट हमेशा ऑपोजिशन को जाना चाहिए। तो तेलंगाना में तो नहीं हुआ ऐसा। अगर नहीं वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो उसको प्रधानमंत्री नहीं हुआ। नहीं सुनिए, रोल मॉडल ये कब तक सरकार अपनी कुरीतियों को पुराने किसी विपक्ष के एग्जाम्पल पुराने के लिए सर नहीं की बात है। तेलंगाना की सरकार तो एक साल को फॉलो करना चाहते हैं तेलंगाना को। ओके शिवम त्यागी। देश में 1952, 1957, 1962, 1967, 1969, 1972 तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटका, तमिलनाडु इनकी सरकार रही। एक भी जगह डिप्टी स्पीकर जो है विपक्ष का नहीं बना। क्यों नहीं बना भाई? क्यों नहीं बना भाई? लोकसभा 52-57 लोकसभा ही है। कब तक गुमराह करोगे? ये इनको 52-57 क्या था? मिनिस्टर भाई मिनिस्टर एचआरडी कब रिजाइन कर रहा है? पहले वो भी मिनिस्टर एचआरडी पर पहुंच गए। सुनिए जरा, अभी स्पीकर तो नहीं है, बीच में नहीं बोलना। एचआरडी मिनिस्टर का है। रोकिए जरा, रोकिए जरा। इसको पब्लिक को तय करने दीजिए। वो अपनी बात 40 सेकंड रख ले, फिर आप। 1952 में लोकसभा, 57 में लोकसभा, 62 में लोकसभा, 67 में लोकसभा, 69 में लोकसभा, 72 में लोकसभा, किसी भी लोकसभा में डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का नहीं हुआ। लेकिन इनका हुआ तो हुआ। थैंक यू। अब आ गया था जी अब आ गया था। इन्होंने कहा कि इतिहास बदला जा रहा है, तो क्या रोमेला थापर का इतिहास पढ़ाई क्या, जिसमें लिखा जा रहा था कि भगत सिंह आतंकवादी है? नहीं पढ़ाना वो आतंकवाद, बिल्कुल नहीं पढ़ाना वो भगत सिंह कम्युनिस्ट था, ये भी पढ़ाइए। अब इनको सर मेरा निवेदन स्वीकार करिए। पहले वो 40 सेकंड बोलने, फिर 40 सेकंड म्यूजिक देना है तो हाथ में गिटार ले लो, मैं गा थोड़ी रहा हूं। रुको भाई जरा, थैंक यू। अब इसके अलावा एक और चीज, अलग अलग जगहों पर बातें कही गई। एक इन्होंने कहा कि वो एक अकेला सब पर भारी पर बड़ी दिक्कत है इनको। इनकी पार्टी ने 5 यादवों को टिकट दिया है सांसदों का। कहां से हैं वो? एक ही परिवार से। 1994 में जो पार्टी पैदा हुई है वो पिताजी, चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, नाना जी, बेटा जी, उससे बाहर आज तक निकल नहीं पाए और हमें पढ़ा रहे हैं एक अकेला सब पर भारी का पाठ। प्लीज अपनी पार्टी में कहिए कम से कम के परिवार से बाहर निकले, एक आदमी से बाहर निकले। बोलिए ये बात आप अपनी पार्टी में बोलिए। भाटी आपका नाम है, ठाकुर कौन है? इनको रोकिए। क्या तो परिवारवाद नहीं है। थैंक यू। अब एक और चीज, आप अपनी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। अब एक और ठीक है, अब राजकुमार भाटी आएंगे इसके बाद। अब लोकतंत्र बचाने पर आते हैं। नाना जी को लगा लें, दादी जी को लगा लें, पिताजी को लगा लें, उसके बाद माता जी सुपर प्राइम मिनिस्टर, किसके दादाजी, किसके पिताजी, जो आजकल संविधान लेकर घूमते हैं राहुल गांधी, उनके समय में इस देश में 64 बार संविधान में संशोधन हुआ। इस देश में इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में इस देश में अप्रोक्सीमेटली 15% संविधान बदल दिया गया। वो आज आकर जो है लोकतंत्र में खड़े होकर कहते हैं कि नहीं नहीं संविधान की रक्षा हम करेंगे। अरे अपने खानदान से कर लेते तो इस देश को ये देखने की हिम्मत ना पड़ती, जरूरत ना पड़ती। विषय साफ है, इस देश में संविधान लोकतंत्र अगर स्वयं बाबा भीमराव अंबेडकर भी आ जाए तो नहीं खत्म कर सकते। हाँ, कुछ लोगों को उसकी आड़ में अपनी सत्ता जरूर बनाने की कोशिश करनी है, भाटी रोटियां जरूर राजकुमार भाटी की इस वजह से ये ड्रामा। राजकुमार भाटी, क्या पॉलिटिकल गिमिक करने के लिए बार बार संविधान की आड़ ली जा रही है? क्योंकि संविधान को बदलने का ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कांग्रेस का जरूर ट्रैक रिकॉर्ड है संविधान में संशोधन करने का। नहीं, आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो संविधान बदलने का सबसे पहला बयान भारतीय जनता पार्टी के फैजाबाद से सांसद लल्लू सिंह ने दिया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा चुनाव के दौरान कि आपको 400 सीट क्यों चाहिए, सरकार तो 272 पे बन जाती है। पीवी नरसिंह राव ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो राम मंदिर को फिर से गिरा देंगे। मानते हैं कि नहीं मानते? अभी तो उन्होंने कहा था बाबरी मस्जिद बोलेंगे, उन्होंने कहा था बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उन्होंने ही कहा रिस्पेक्ट वो आपके बीच में नहीं बोला, अभी एक सेकंड शिवम त्यागी, मेरा निवेदन स्वीकार करें, आपकी बारी। बोलिए। ज्ञान का स्तर यह है कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ पीवी नरसिंह राव इस दुनिया में थे ही नहीं, और कह रहे उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा ज्ञान का स्तर ये है, उन्होंने कहा कैसे कह देंगे जब वो थे ही नहीं? मस्जिद के समय में 1992 में जब उन्होंने ये कहा था कि हम बाबरी मस्जिद फिर से बनवाएंगे, बाबरी मस्जिद तामीर करने की बात थी, राम मंदिर, दोनों बातों में बाहरी अंतर है, जमीन आसमान। बाबरी मस्जिद में कोई अंतर नहीं, इनमें जमीन आसमान बिल्कुल नहीं। बाबरी मस्जिद तामीर करने की बात मुलायम सिंह यादव जी का भी बयान है। इस तरह डिबेट, अच्छा मुलायम सिंह यादव जी का, मेरा कार्यक्रम ऐसे नहीं चलता, मेरा निवेदन है एक एक करके सब बोलिए आप राजकुमार भाटी। बाबरी मस्जिद को गिराना एक आपराधिक कृत्य था, डंके की चोट पे कहेंगे, हमेशा कहेंगे, वो भारतीय कानून के प्रति अपराध था और उस अपराध में कल्याण सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने सजा भी दी थी। उसका समर्थन हम कभी नहीं करेंगे, लेकिन हमारी शुरू से ही नीति थी कि अयोध्या का मसला या तो आपसी सहमति से हल हो या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि वहां मंदिर बनेगा, ना तो हम ना कोई और, ना कोई हिंदू ना मुसलमान,
एक आदमी उसके विरोध में नहीं बोला। ये भारत की खूबसूरती है, इसका हमें सम्मान करना चाहिए। ये अपनी वोट की राजनीति के लिए सांप्रदायिकता फैलाते हैं, फर्जी बयानबाजी करते हैं कि मुलायम सिंह जी ने कहा था, नरसिंह राव ने कहा था। इससे आम आदमी के अंदर घृणा फैलती है और उनमें झगड़े होते हैं। वोट के लालच में इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिए जाने चाहिए। पर नहीं एक सेकंड, मुझे ऑन रिकॉर्ड एक चीज रखनी पड़ेगी। पीवी नरसिम्हा राव ने ये पार्लियामेंट के पटल पे कहा था कि हम बाबरी मस्जिद तामील करेंगे, पॉइंट नंबर 1। और मुलायम सिंह यादव को कि उस समय वो उत्तर प्रदेश के अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश के सीएम थे, उन्होंने भी कहा था कि हमें मौका मिलेगा तो हम तामील करेंगे। और वही दौर था जब कांग्रेस और सपा के बीच में एक बड़ा कंपटीशन हुआ मुस्लिम वोट का। देखिए जो फैक्ट है वो फैक्ट निर्धारित रहेगा। नहीं, फैक्ट हमारा फैक्ट भी सुन लो जी। उस समय तक मंदिर निर्माण का ना तो फैसला हुआ था ना मंदिर निर्माण हुआ था। बिल्कुल, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मस्जिद को गिराना एक आपराधिक कृत्य था और यह सबने माना था कि गलत गिराई गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में माना कि वो गलत गिराई गई। चलिए संविधान के ऊपर आप। हाँ, अब मैं संविधान पर जी 40 सेकंड उसके ऊपर, देन शांतनु गुप्ता। पूरे लोकसभा चुनाव में माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, अपने घोषणा पत्र का कोई जिक्र न करके कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भाषण देते रहे। अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र को ठीक से पढ़े तो उसमें कई अच्छी बातें भी हैं। संसद कुछ बुरी भी थी, पर संसद सत्र के बारे में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हम सरकार में आएंगे तो वर्ष में 100 दिन सत्र चलाएंगे। नंबर एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा सप्ताह में एक दिन का दिन इस बात के लिए होगा कि विपक्ष के एजेंडे पर बहस होगी संसद के अंदर। और तीसरा, उन्होंने कहा लोकसभा अध्यक्ष किसी पार्टी का सदस्य नहीं होगा, वो निष्पक्ष रहेगा। तो इन बातों को भी तो अपनाएं। ये भारतीय जनता पार्टी के अगर लोकतंत्र में, संविधान में आस्था है, संविधान लोकसभा अध्यक्ष किसी पार्टी का सदस्य नहीं होगा तो वो फिर कैसे बनेगा? मतलब मेंबर ऑफ लोकसभा में कैसे पहुंचेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अध्यक्ष बनने का ये परंपरा रही है। अब ये दोनों पढ़े लिखे आदमी हैं, इस तरह की बात परंपरा रही है। शांतनु गुप्ता अब आपने बोला शांतनु गुप्ता, ये मतलब क्या ये परंपरा रही है लोकसभा अध्यक्ष किसी पार्टी का ना रहे? यस, चुने जाने के बाद। चुने जाने के बाद तो माना ही जाता है कि वो किसी पार्टी के नहीं होंगे। देखिए, मैं इसकी बात करूंगा कि संविधान बदल जाएगा। आर्टिकल 368 आपको संशोधन की प्रणाली देता है और 106 संशोधन हो चुके हैं, जिसमें से 8 संशोधन बीजेपी की सरकार ने करे हैं अभी 10 साल में। उसमें मैं 2 संशोधन बताऊंगा। 33% रिजर्वेशन महिलाओं का होना चाहिए विधानसभा में, लोकसभा में, वो एक संशोधन था। 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये 10 साल में एक संशोधन था। ओबीसी की जो जाति है वो स्टेट अपने आप निर्धारित कर सकता है, ये संशोधन था। सारे प्रो रिजर्वेशन संशोधन थे उन 8 संशोधन में। नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास, नैरेटिव करा, झूठा वीडियो अमित शाह का चला देंगे, झूठे अगर आप वो गारंटी कार्ड बांटेंगे और उस पर चुनाव जीत के इतराएंगे तो देखिए फिर वो एक बार तो चल जाएगा, बार बार नहीं चलेगा। मैं फिर बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी रणनीति बहुत कारगर तरीके से बनाती है। जिस तरह का फेक वीडियो अमित शाह का चलाया गया और जो 9 दिन बाद सामने आया, उसका एक डैमेज भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाकों में हुआ। लेकिन उसके बाद तो बीजेपी ने अपने चुनाव में कमबैक करा, वो भी काबिले तारीफ था। यानी एक प्रचार करने में विपक्ष जो था वो कामयाब रहा, लेकिन बीजेपी ने भी कमबैक करा, नहीं तो ये बीजेपी का नंबर और कम हो सकता था। लेकिन बीजेपी का कमबैक सॉलिड था, इसलिए बीजेपी 240 पे आई है। मेरी बात सुनने, बिल्कुल आपकी बात। संविधान बदलने की बात अनंत हेगड़े 6 बार के सांसद कर्नाटक में भाजपा के बार बार करते रहे हैं संविधान बदलेंगे। ये फिरोजाबाद के जो सांसद, फैसलाबाद के सांसद जो आपके कैंडिडेट, उन्होंने ये बात बार बार कही कि हम बदलेंगे। और यही नहीं, जब हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी संविधान पर समीक्षा के लिए। ये रिकॉर्ड में है, आप चेक कर लीजिए। उन्होंने ये बात कही थी। ये बड़ा आरोप है भाजपा से संविधान भाजपा का संविधान बनाने में कोई हाथ नहीं रहा है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सेकुलर डेमोक्रेटिक संविधान दिया। क्या बाबा साहब बाबा साहब अम्बेडकर क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने सेकुलर शब्द डाला था अपने संविधान के अंदर? इस देश के युवाओं को बताइए क्या बाबा साहब ने सेकुलर शब्द डाला था, जिसका जवाब है नहीं डाला था बाबा साहब ने सेकुलर शब्द। इंदिरा गांधी ने डाला, इमरजेंसी लगाकर सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर। ये सत्य है। नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने सेकुलर शब्द डाला नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने सेकुलर शब्द डाला नहीं था। अच्छा एक चीज बताइए, जब इन लोगों ने इमरजेंसी देश में लगाकर संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द डाला, उससे पहले का देश सेक्युलर नहीं था क्या? इस देश में हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रहते थे क्या? इस देश में दलित साथ में नहीं रहते थे क्या? सब साथ में रहते थे, सिर्फ डाल लेने पर ये देश सेक्युलर हो गया क्या?
कैसी बेकार की बातें हैं। और सुनिए, और सुनिए प्लीज, आप इनको रोक। अभी तो कह रहे थे मुझे देखिए, आपने इंटरफेयर किया था मेरे बात में। मैं उनको मैंने रोका था, उनको मैंने रोका, मैं आपको मौका दूंगा। आपको रोका था मैंने, इनको भी रोका। आप तो देख रहे हैं ना, इन्होंने कहा कि हमारे कुछ सांसदों ने, जो कि पार्टी ने नहीं कहा, कुछ सांसदों ने कहा कि संविधान बदलेंगे। इन लोगों ने बदल दिया, कहा नहीं, बदल दिया। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, 15% संविधान इमरजेंसी लगाकर बदल दिया। कर्नाटक में 4% आरक्षण मुसलमानों को देने के लिए संविधान बदल दिया। इसके अलावा तेलंगाना में 4% आरक्षण जो दिया मुसलमानों के लिए, उसके लिए संविधान बदल दिया। ये बदल देने वाले गलत नहीं है, हम बोलने वाले गलत हो गए। इमरजेंसी के बारे में जो बात आप कर रहे हैं, ये फटा हुआ ढोल है। ये 45-50 साल पुराना फटा हुआ ढोल है, फट गया ढोल। बताइए आप इस जनता, मतलब 50 साल का फटा हुआ वही हो जाता है जो संविधान के दुर्गत आपने संविधान के 10 वर्षों में किया है, ये जवाब दीजिए। जनता वो जवाब पूछती है। अगर आप भूतकाल में जाकर के बात करेंगे तो आपको यह भी जवाब देना पड़ेगा कि 1942 में जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट की हिमायत में खड़े थे। अच्छा सर, आपने बोला जवाब जनता मांगेगी। गांधी जी गांधी जी की हत्या गॉडसे से क्या रिश्ता रहा है, ये भी जनता जानना चाहिए। एक सवाल ये भी जनता को बताइए। आप एक तरफा नहीं होगा, ये भी जनता को बताइए। आपने बोला कि ये जो इमरजेंसी का जो काला दौर था, ये फटा हुआ ढोल है, 45-50 साल से ये फटा हुआ ढोल चल रहा है, आपने ये बोला। मैं ये जानना चाह रहा हूं, लालू यादव जी जो आपकी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मतलब सर्वोच्च नेता है, उनकी सुपुत्री जो सांसद बनी है अभी, मीसा, उनका नाम मीसा क्यों रखा गया? मीसा भारती नाम है। मीसा क्यों नाम रखा गया था? देखिए, ऐसा है अमीश जी कि इमरजेंसी को मैंने इसलिए फटा हुआ ढोल कहा कि इमरजेंसी, आपातकाल। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया। मैं पूछ रहा हूं, लालू जी की बेटी का नाम मीसा भारती क्यों? मीसा क्यों रखा गया? जब लालू जी जेल में थे तब उनकी पैदाइश जेल में क्यों थे? इसलिए उनका नाम रखा गया था। जेल में क्यों थे? इमरजेंसी गलत थी, हम ये कहते हैं डंके की चोट पर। हम लड़ाई की थी उसके खिलाफ, हम लड़े थे उनके खिलाफ, हम उनके खिलाफ लड़े थे। इमरजेंसी फटा हुआ ढोल नहीं थी, वो इमरजेंसी को हर साल याद दिलाना चाहिए इस देश के युवाओं को। इस देश के अंदर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर दिया गया था। वो सिखाती है इमरजेंसी, वो बताती है कि कितना बड़ा दमन हुआ था 1975 में हमारे युवाओं के साथ, हमारे देश के साथ। हर 50 साल पुरानी चीज फटा हुआ ढोल नहीं होती। मेरे बराबर में पुराने लोग खड़े हुए हैं, और फटा हुआ ढोल अगर होती भी तो इतना जोर से तो बिल्कुल नहीं बजता। थैंक यू। दूसरी बात, इस देश में अगर कोई इतिहास में गलत या सही चीजें हुई हैं, इनको डिस्कशन करना कोई बुरी चीज नहीं है। अगर इस देश में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, तो ये तो कल उसको भी गलत बताने लगेंगे। अगर इस देश में अंग्रेजों ने इस देश के साथ गलत किया, ये तो कल उसको भी अच्छा बताने लगेंगे। इमरजेंसी में एक दिन में 900 देश के नेताओं को उठाया गया था। सिर्फ ये कहने भर से आपकी गिरफ्तारी हो जाती थी कि इंदिरा जी की सरकार गिरनी चाहिए। इतनी सी बात कहने से लोगों ने जेल में बंद, अपनी जान चली गई, उनकी पूरा परिवार चला गया। राजनाथ सिंह जी जो हमारे इस समय के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी माता जी चली गई इस दुनिया को छोड़कर, उनसे मिलने नहीं दिया गया। और यहां पर आज आकर भाषण देते नहीं, लोकतंत्र खतरे में, कोई खतरे में नहीं है। ये खड़े होकर कितना कह रहे हैं देश की सरकार को इनको किसी ने जेल में डाला गया, वो तो रुक ही नहीं रहे। देखिए विषय साफ है। ओके राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है कि ये जो इमरजेंसी है, ये भूले बिसरे गीत हैं, सदन में जो हंगामा है वो तो हमारा अधिकार है, लेकिन सदन में डेलिब्रेशन, डिस्कशन भी तो अधिकार है विपक्ष का। ऐसा तो नहीं है कि डिस्कशन अधिकार नहीं है। अगर आप अभी क्योंकि स्पीकर की बात हो रही थी, तो टीएमसी ने एक बात बोली कि कांग्रेस ने हमसे चर्चा नहीं करी लेकिन वन साइडेड फैसला ले लिया। तो यानी डेलिब्रेशन तो इंडिया अलायंस पे भी नहीं है ना, और आम आदमी पार्टी तो अलग ही चल रही है। मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो अलग हो ही गए हैं, यानी आपका कुनबा भी जो जिसकी जितने संख्या आई उसके बाद धीरे धीरे अलग थलग हो ही रहा है। नहीं, मैं निसंकोच ये स्वीकार करता हूं कि 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा इमरजेंसी लगाना भारत के इतिहास पर एक कलंक की तरह है, और वो लोकतंत्र और संविधान का स्थगन था, लेकिन वो हमें बहुत शिक्षा भी देता है। 1975 में कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, जब 77 में चुनाव हुए तो पूरे देश में कांग्रेस का सफाया हो गया और इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई। तो ये इस बात का सबूत, और उस समय पूरा देश इमरजेंसी के खिलाफ खड़ा था। अब जो 10 साल से इमरजेंसी इस देश में अघोषित लगी हुई है, उसके खिलाफ भी ये देश खड़ा हुआ है और विपक्ष खड़ा हुआ है, विपक्ष का फर्ज बनता है। दूसरी बात, संविधान का सवाल आपने बहुत महत्वपूर्ण पूछा। संविधान
बदल देंगे, ये जनता में भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कभी संविधान के प्रति आस्था नहीं रही। जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा में स्वीकृत किया गया तो उस समय के आरएसएस के प्रमुख गुरु गोलवलकर जी ने, इनका जो अखबार निकलता ऑर्गेनाइजर, उसमें बाकायदा लेख लिख के कहा कि ये संविधान कटिंग पेस्टिंग का संविधान है, हमें स्वीकार नहीं है, हमारा संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। और ये समय समय पर हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा देते रहते हैं। हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब ये संविधान बदला जाएगा। जब तक बाबा साहब, जब तक बाबा, मेरा काउंटर सवाल है, 2/3 बहुमत चाहिए तो बीजेपी फुल मेजोरिटी की सरकार 2/3 चाहिए। बीजेपी 2/3 नहीं, 2/3 थी। नो नो नो, 303 था बीजेपी का नंबर, 2/3 कहां से होगा? तो 1 सेकंड, 543 में से 303 2/3 कैसे? पर अलायंसेस के साथ तो हो ही जाता है ना। अलायंस सहयोग नहीं करेंगे उसमें, इन्हें 370 चाहिए थी। और ये कहते हैं, बार बार कहते हैं, और ये जो संविधान, बाबा साहब का संविधान जब तक जिंदा है, ये देश ना तो मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, ना हिंदू राष्ट्र बन सकता है, ना सिख राष्ट्र बन सकता है। ये लोकतांत्रिक राष्ट्र है। बार बार ये कहा जाता है कि बार बार एक ही बात कही जाती है कि देखिए 2/3 बहुमत नहीं था, लेकिन जो फैक्ट है, फैक्ट ऑफ द मैटर मुझे रखना पड़ेगा। बीजेपी के अपनी 303 सीटें थी और अलायंस के साथ बीजेपी 360 के करीब प्लस थी। जगनमोहन रेड्डी और बीजू जनता दल को अगर हम मिला लें तो बीजेपी 300, अब बीजेपी का अलायंस 375-80 के भी पार था। हमने धारा 370 में जब पास हुई तब ये देखा है, हमने ऐसा कई बड़े मुद्दों पर देखा है जब उन सब दलों ने समर्थन करा भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडे का। पॉइंट यह है कि मोदी ने तब नहीं बदला तो मोदी अब क्यों बदलेगा? लेकिन ये एक नैरेटिव है। और शिवम त्यागी, देखिए जो नैरेटिव होता है उसके साथ झगड़ा आपको करना पड़ता है, उससे निपटना पड़ता है। विपक्ष ये एक नैरेटिव बनाने में कामयाब रहा कुछ हद तक कि आप संविधान बदलने के लिए आ रहे हो, लेकिन आपकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे इंटरव्यू में इस बात को बड़ी क्लैरिटी के साथ रखा और पब्लिक रैलीज में भी रखा। लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष को लग रहा है ऐसा कि एक बार जैसे कोई मीठा चख लेता है तो उसको लगता है कि दूसरी बार भी फायदा मिल ही जाए? नहीं ऐसा अमित जी, या फिर इसको दूसरी तरह इस तरीके से ले सकते हैं कि जिस बच्चे का मां बाप को पता हो कि यह आदमी गारंटीड फेल होना है, अगर उसके 33% आ जाए तो भाई साहब पड़ोसियों तक मिठाई बंटती है, तो हंगामा तो इनका जायज है। दूसरी तरफ हमारा पता था कि हम डिस्टिंक्शन लेकर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत रहा, दिक्कत में रही, तो इसी तरीके से हम तो जीत के बाद भी शांत हैं। ये बेचारे 33% तक भी नहीं पहुंचे, उसके बाद हाल देख लीजिए। अब आगे आता हूं, विषय साफ है जहां तक। अरे भाई रुकिए ना प्लीज, अहंकार मतलब तीसरी बार हमने सरकार बना ली, अभी तक कुछ बदला। 63 कम होने के बाद भी इतिहास में कोई कर नहीं पाया नेहरू जी के अलावा ये जो हमने आने वाले 5 सालों में हम दिखाएंगे आपको लेकिन 64 साल में तीसरी बार सरकार कोई नहीं बनी, अकेले थी, कोई नहीं बनी, अकेले नेहरू जी की थी। अब अभी जी ये देखिए, अब ये तीनों बोलेंगे, आप बोलने नहीं देंगे, बोलते हो नेहरू जी। अच्छा बताइए, तीसरी बार प्रधानमंत्री नेहरू जी के अलावा कौन बना? कौन बना जिसने 5 साल सरकार चलाई? नहीं बना कोई। अरे बना कौन? बना कौन? वो बोल रहे हैं जिनका अपना खुद का आज तक जीवन में एक बार भी प्रधानमंत्री नहीं बना, कुछ भी। थैंक यू। नेहरू जी अकेले अपनी पार्टी की बहुमत से बने। थैंक यू। वैसे एक सेकंड, दिस रिमाइंड्स मी, वैसे आरजेडी किस बात के लिए सेलिब्रेट कर रही है? क्योंकि उनकी सीटें तो बड़ी कमाई है, मतलब मान लेता हूं मैं। लेफ्ट और आप किस बात की सेलिब्रेशन कर रहे हैं? आपका तो बहुत बुरा हाल हुआ बिहार के अंदर। अमीश देवगन जी, आरजेडी को आज भी बिहार में, व्यूअर्स देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। मेरे को लगभग आज 22-23 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। अगर हम देखें तो अटल जी की सरकार देखी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार देखी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमने देखी। तो एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है, देखिए आम आदमी पार्टी जो पंजाब के अंदर जिसका सुपड़ा साफ हो गया है, मतलब 3 सीटें आई हैं पिछली बारी, और जो 13 सीटें हैं वहां पर, उसमें से 3 सीटें आई हैं। दिल्ली में उनकी अलायंस के बाद, यानी उन्होंने कांग्रेस के साथ एक अलायंस करा, उसके बाद भी उनकी एक सीट नहीं आई है। वो आम आदमी पार्टी भी खुश है। आरजेडी हमारे सामने बैठी हुई है, इनके प्रवक्ता साहब, इनकी पार्टी को भी बड़ा नुकसान हुआ है। बिहार के अंदर इनकी भी कोई खास सीटें नहीं आई हैं, बुरी गत हुई है। जो उधर लेफ्ट पार्टी के हैं, इनका केरल में कांग्रेस ने इनको साफ कर दिया है पूरी तरह से, और बंगाल में ममता दीदी ने इनको साफ कर दिया है। हालांकि बंगाल में बीते 10 साल में 0 ही चल रहा है इनका, लेकिन सेलिब्रेशन मोड ऐसा है कि अब खुद अगर व्यक्ति अच्छे नंबर ना प्राप्त कर पाए, लेकिन सामने दोस्त की खुशी में खुश है, ये इस तरह का तरीका है। ये मैं पब्लिक के बीच में बात बोल रहा हूं। आरजेडी की तरफ से डायरेक्शन, एक मिनट, आरजेडी की एक सीट भी नहीं थी पिछले पार्लियामेंट में, 4 है अभी।
हम बड़े हैं। देखिए, 4 के लिए लड़े थे, 4 की खुशी है बीजेपी आ गई और हारा हुआ किसको बता रहे हैं जिसकी 240 है, 4 वाला 240 को हारा हुआ बता रहे हैं। 3 से आगे 240 ऐसे में तो से 4 ऐसे है स्टिल वी आर मार्चिंग अहेड। नहीं, देखिए बात अमीश जी, अमीश जी चलिए आप खुश रहिए भाई, आपकी खुशी में हम सब शामिल हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब ताली बजा दो भाई, बिहार में वोट शेयर सबसे ज्यादा है। शुक्रिया। मतलब 4 सीटों के लिए ताली बजवा दी और क्या करिए। अब उनका अब देखिए, आप ओके रुकिए सर, क्या दो इंडिया अलायंस का पार्ट 2 सीटें बढ़ रही हो तो मैं कर दूं, 2 मिनट दे दूं। शांतनु गुप्ता को आने दीजिए, काफी देर से साथ है, बोलने दीजिए। नहीं मैं बिल्कुल मौका दूंगा। शांतनु मैं बोलूंगा पहले। अच्छा बोलिए, 30 सेकंड बोलिए। सीटें 0 है, बोल लाइन को 50% अच्छा नहीं है, इनकी 10 0 नहीं है। उस दिन को याद करिए जब इसी मंच पे इसी डिबेट में कहा जाता था वामपंथीकरण हो रहा है कांग्रेस का, और हम डिबेट करते थे इसी मंच पे, इसी एंकर के साथ, इसी शो के अंदर। बड़ी बात बोल रहे हैं आपके तो वामपंथीकरण हुआ तभी तीसरी बार हार गए। ये बचकानापन मत करिए, थोड़ा मैच्योरिटी सच्चाई है ये। और सुनिए पहले, ये फाइट सीटों की नहीं थी। अच्छा फिर किस ये फाइट आइडियोलॉजी की। हारने आए थे आप, चुप रहो, एक सेकंड थोड़ा ज्ञान लो फिर। अच्छा ये फाइट बच्चों थी आइडियोलॉजी की। इस देश में जिस तरीके से संविधान का मिसयूज हुआ, जिस तरीके से आर्टिकल 356 लगाया गया, जिस तरीके से सरकारें गिराई गई, मैं एग्जांपल कहना चाहता हूं। इन्होंने अभी कहा था ना कि इमरजेंसी के तुरंत बाद इंदिरा जी हारी थी 1980 में, जब इंदिरा जी का फिर से जीत के आना हुआ, उसके बाद इस देश में सारी गैर कांग्रेसी सरकारों को गिरा दिया। वो कौन सा संविधान था? इस देश में जब जो है बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके बाद उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार गिरा दी, ठीक है, लेकिन बाकी की 4 राज्यों की सरकारें भी गिरा दी। वो कौन सी बात थी? और लेफ्ट वालों आप भी सुन लो, कांग्रेस वालों ने 1957 में जब पहली इनकी सरकार आई, नेहरू जी ने बिना कुछ पूछे रातों रात उसको गिरा दिया। वो कौन सा संविधान था? बात जो कांग्रेस से और नरेंद्र मोदी जी ने आज तक एक भी जगह राष्ट्र को नहीं लगाया, सिर्फ कश्मीर को छोड़कर। बात भी करो, ज्ञान मत दीजिए। उसके बाद आज हम बिहार में संविधान पर ज्ञान मत दीजिए। आज ये पार्लियामेंट नहीं है, एक एक करके बोल रहे हैं। इतिहास पढ़िए, लेफ्ट का इतिहास पढ़िए, कुछ नहीं पता आपको। इतिहास पढ़िए, आपको 5000 साल जानते ही नहीं आप। हिस्ट्री चेंजेस विद टाइम। अच्छा, आपके रिश्ते समय के साथ बदलते हैं, समय के साथ खत्म होते चले गए। शिवसेना गजब बात हो गई। सर एक सेकंड सर, आप आवेश में बोल गए। आपने बोला कि हिस्ट्री चेंजेस विद टाइम। बिल्कुल, इतिहास रिलेशन संबंध तो बदलता ही है समय के साथ। वो नीतीश कुमार को देखकर कोई भी समझ सकता है कि संबंध कैसे बदले जाते हैं। लेकिन मैं पॉइंट ये कह रहा हूं, संबंध बदलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतिहास जो होता है वो आईना होता है किसी भी मुल्क का, और इतिहास बदले नहीं जाते। इतिहास ये है, इतिहास बताया जाता है जैसे ये देश का इतिहास, आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं। ये इतिहास बोलिए, क्या बोलिए इतिहास। मेरा पॉइंट ये है कि बार बार बोला जा रहा है इतिहास इतिहास। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं, और इस बात को मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, और मैं बहुत साफ गोई से बोलता हूं, 1947 से भारत नहीं है, भारत आदिकाल से है। भारत प्रभु राम के समय से है। भारत जो है आदिकाल से है। इसलिए 1947 के बाद 1947 भारत के कालखंड में एक मूवमेंट था जिसमें हमें अंग्रेजों से आजादी मिली। मुगलों ने राज किया जी हमारे देश के ऊपर, 800 साल राज किया, क्या कर लीजिएगा, इतिहास है हमारे देश का। और यह देश, हमारे देश का इतिहास, मैं फिर कहता हूं, भारत एक परंपरा है, यह एक मुल्क है ही नहीं, ये एक परंपरा है भारत। और मैं शांतनु आपको बताता हूं, ये बार बार एक ही बात है कि देखिए नंबर ज्यादा है, और नंबर ज्यादा आने के बाद तेवर भी बड़े और कड़े दिखाई दे रहे हैं विपक्ष के। देखिए हमने देखा पिछले 5 साल में किस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बातों के लिए संसद का सदन खराब किया गया। जैसे ही संसद का सदन शुरू होने वाला था तो एक विदेशी रिपोर्ट आ जाती थी, कभी हिंडनबर्ग की, कभी स्वीडन से डेमोक्रेसी इंडेक्स की, कभी कोई वीडियो आ जाता था जर्मनी से किसी यूट्यूबर का, और ये कहते थे पहले प्रधानमंत्री इस पे भाषण दें, नहीं तो मैं सदन नहीं चलने दूंगा। मेरे ख्याल से इस बार नहीं होगा। अभी भाटी जी ने कहा कि ये तो संविधान बदल देंगे और इसके लिए तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक है, 370 पे जब वोटिंग हुई, 2/3 कितना होता है बच्चों? 66% होता है। 2/3 370 पे 86% लोगों ने 370 के फेवर में वोट किया। बीजेपी का कोर एजेंडा था, जो बीजेपी का कोर एजेंडा, जनसंघ का कोर एजेंडा था, उस पर अगर नरेंद्र मोदी को संविधान बदलना होता तो कब का बदल चुके होते। तो इस झूठे नैरेटिव में मत आइएगा, इस झूठे नैरेटिव में मत आइएगा, विदेशी यूट्यूबर्स में मत आइएगा, इस झूठे नैरेटिव में मत आइएगा संविधान बदलने के, और जो विदेशी यूट्यूबर्स हैं उनके झूठे नैरेटिव में ये युवा ना आए। बस ठीक है, मैं कुछ सवाल चाहता हूं कि कुछ सवाल अगर हो पार्लियामेंट सेशन से रिलेटेड वो पूछ ले अपने 2-2 सवाल। किस आपको सवाल है, क्या सवाल है? पेपर से लीक है, क्या सवाल है? पेपर बहुत लीक हो रहे हैं, पेपर बहुत लीक हो रहे हैं, ये एक वाकई पुलिस का पेपर 4 महीने पहले था, अभी तक उसकी एग्जाम की डेट नहीं है। एग्जाम की डेट ये देखिए शिवम, देखिए एक समस्या है, और पेपर लीक
आपके कालखंड में भी हो रहे हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही तब भी रिकॉर्ड पेपर लीक हुए। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी सवाल है, क्योंकि आप भी सत्ता में हैं, आप सत्ता में हैं, इसलिए ये सवाल है। और इस लड़के का सवाल बिल्कुल वाजिब है कि पेपर लीक का मुद्दा अगर विपक्ष उठा रहा है तो ये तो जायज मुद्दा है, बेशक। और क्या आपको लगता नहीं है कि इसमें आपको कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है, क्योंकि अब सेंटर में है, आप निर्देश देंगे तो सबको मानने पड़ेंगे, बाध्य होंगे। नहीं, बेशक इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पेपर लीक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत बड़ी समस्या रही है। जिस तरह की स्थितियां रही हैं, हालांकि 2014 से पहले, क्योंकि मुझे बहुत समय नहीं हुआ है कॉलेज से बाहर निकले हुए, तो मैं देखता था कि बीएड की, सीटेक की, सीए की तमाम पेपर लीक होती थी, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिप्रेसिंग सिचुएशन किसी भी छात्र के लिए हो जाता है। होता भी क्या था कि उसमें भी चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे, जिम्मेदारियां तय नहीं होती थी, अलग अलग अथॉरिटीज पेपर कराती थी। पिछले कुछ समय में बेहतर स्थितियां, बेहतर चीजें हमने करी है। 13 भाषाओं में पेपर किए हम, जो है पूरे तरीके से ग्रामीण इलाकों में भी सेंटर्स को लेकर गए। पिछले अगर साल की हम बात करें तो 1,30,00,000 से बच्चों ने ज्यादा सक्सेसफुल एग्जाम्स दिए। लेकिन ये एक रियलिटी है कि पिछले कुछ समय से ये स्थितियां बनी हैं। हालांकि इस देश में पेपर जरूर एग्जाम टाइम एंड अगेन लीक होते रहे हैं, किसी भी राज्य में स्थिति नहीं रुकी, लेकिन इस देश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम इसको जीरो एरर परीक्षा बनाना चाहते हैं, जीरो एरर परीक्षा बनाकर रहेंगे, और स्थिति चाहे जो भी हो, कोई भी एक व्यक्ति हो, चाहे किसी के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पीए हो, रिश्तेदार हो, चाचा मामा फूफा तेजस्वी यादव का कोई भी हो, अगर वो पेपर लीक कराएगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं, चाहे कोई भी। प्रोफेसर पाशा साहब, बहुत ही अच्छा सवाल किया है हमारे इस युवा ने, और जाहिर है कि यह सबका दर्द है, हमारा दर्द है, सबका दर्द है, देश के तमाम युवाओं का दर्द है। जिस तरह से परीक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ रहा है इस सरकार के जमाने में, ऐसी कोई परंपरा पहले नहीं थी। ये सरकार आते ही, पर जहां पे पेपर लीक हुआ, ये सरकार आते ही लीक करने लगी। हम एक लीक प्रूफ सरकार देंगे आने वाले दिनों में। दे ही नहीं सकते। इंडिया एक लीक प्रूफ सरकार देगी बच्चे। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। लीक प्रूफ सरकार देगी, उन्होंने लीक कराया पेपर बैठकर। भाई बदलने, ये देख लीजिए, सुन लीजिए, आपके लिए लीक प्रूफ सरकार को लीक प्रूफ कर ही नहीं सकते, दिया नहीं आपने, उसके लीकेज को नहीं दिया आपने। भाई हम एक लीक प्रूफ सरकार देंगे इस देश को, और इस सरकार अभी तो वो तेजस्वी यादव के पीए ने क्या लीक करा वो चेक करवाइए पहले आप जाकर के वहां जो डिप्टी सर ये क्या सीएम है, जांच कह रही है आपके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उनके कनेक्शन क्या है? सम्राट चौधरी जी, आप जिन्होंने पेपर आउट किया है, सीएम को देखिए, सम्राट चौधरी से जो डिप्टी सीएम में बात कर रहे हैं कि उनके क्या लिंक है, उनको फोटोग्राफ ही नहीं, एफआईआर पेपर लीक में, क्या पेपर लीक के मामले में पूरे देश में मिलीजुली सरकार तो नहीं चल रही है? नहीं, मेरा दिक्कत तो ये है, पेपर लीक क्लियर है, पेपर लीक जिसमें जॉनी लीवर और कादर खान, एक फिल्म थी, मुझे फिल्म का नाम ध्यान में नहीं आ रहा, जिसमें कहते हैं मैं तो आपके साथ हूं, लेकिन वो होता किसी और के साथ है, कहीं वो तो ना, ये रहा पेपर लीक का पूरा माफिया और उनके साथी समर्थन सारे रहे ना, इधर है यहां पर। ये देखिए, ये तेजस्वी यादव हैं, ये इनके पीए हैं प्रीतम कुमार के ये दोस्त है सिकंदर यादव, और सिकंदर यादव के बाद अनुराग यादव। ये सिकंदर यादव और अनुराग यादव जो हैं, ये दोनों पेपर लीक के मेन माफिया हैं। प्रीतम सिंह जी जो तेजस्वी यादव के पीए हैं, इन्होंने बाकायदा इनके लिए गेस्ट हाउस बुक कराया, उस गेस्ट हाउस में बुक करके कहा 2 दिन के लिए कि आप यहां गेस्ट हाउस सरकार आपकी है। अगर तेजस्वी यादव के पीए ने गेस्ट हाउस बुक कराया, सरकार आपकी है, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है, मंत्री आपके हैं, तो वो गेस्ट हाउस बुक कैसे हो गया भाई? तो मतलब पेपर फिर बिल्कुल, क्योंकि जान पहचाने अधिकारी है इसलिए हो गया। बीजेपी की सरकारों में जितने भी पेपर लीक हुए हैं या परीक्षाएं रद्द हुई हैं, 1 सप्ताह तक इनके नेता, उत्तर प्रदेश में हुआ तो मुख्यमंत्री जी, केंद्र में हुआ तो प्रधानमंत्री जी, ये लगातार ये कहते रहते हैं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, विरोधी अफवाह फैला रहे हैं, इनको जेल भेजा जाएगा, मुकदमे कायम किए जाएंगे, और उत्तर प्रदेश में भेजे गए जेल, और बाद में पता चलता है कि लीक हुआ था, परीक्षा रद्द की जाती है। जी हाँ, लोकतंत्र पे क्या सवाल है आपको, बोलिए। मेरा लोकतंत्र पे सवाल है कि जो संविधान में अगर कोई आर्टिकल हमारे लिए सही साबित नहीं हो रहा, तो क्या उसको संशोधन नहीं करना चाहिए? संशोधन नहीं, अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ओके, जवाब ओके, क्या उसका? ओके, शांतनु गुप्ता आप जवाब दीजिए, 30 सेकंड। आपको बता रहा हूं, आर्टिकल 368 आपको संशोधन की पूरी प्रणाली देता है। भारत के संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं, और पिछले 10 साल में 8 संशोधन भाजपा की सरकार में करे और होते रहते हैं। तो इसलिए ये संविधान बदल जाएगा, इस बहकावे में मत आइए, संविधान कोई नहीं बदल सकता, संशोधन होते रहेंगे। ओके, सदन में शालीनता जरूरी है, क्योंकि हमने देखा शपथ, जब सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ तो कुछ सांसदों की शपथ में हूटिंग हुई। क्या आपको लगता है वो जायज था? विवेक, क्या आपको लगता है कि वो अवॉइडेबल है? बिल्कुल अवॉइडेबल है। ऐसा लग रहा है कि हूटिंग करने से
कुछ बड़ी लाइमलाइट मिल जाएगी? नहीं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। मर्यादा हम सब, और विपक्ष ने करी नहीं, वो जो मैं चाहे विपक्ष में हूं तब भी मैं बोलूंगा हूटिंग इज नॉट द वे, और जो हमारे बड़े नेता है इसके मेरे ख्याल से कोई इस बात को जस्टिफाई नहीं करेगा। दूसरी, आपने आज एक बहुत अच्छी बात कही, आपने आज बहुत अच्छा कहा, आप सीनियर पत्रकार हैं, कि 1947 में हमें अंग्रेजों से आजादी मिली, बट वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री टू गो बैक, वेरी नाइस। लेकिन अमीश भाई, एक ये मैसेज भी हमें मिलकर के देश को देना होगा कि हमारी संस्कृति भी समय के साथ बदलती है। आज मैंने शर्ट पैंट पहनी है, बच्चों ने टी शर्ट पहनी है, हम बर्गर भी खाते हैं, हमारे घरों में पिज्जा भी आता है, हम कपड़े उस तरह से, भाषा इंग्लिश में भी बोलते हैं, इंग्लिश का चैनल भी है आपका। इस प्रकार से जो हमारे बर्गर खाइए, टी शर्ट पहनिए, इंग्लिश भी बोलिए, संस्कृति चेंज करिए, लेकिन पूर्वज नहीं बदलने चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, मैं शिवम त्यागी, मेरे पिता राकेश त्यागी, उनके बाद राम नारायण त्यागी, नत्थू सिंह, छज्जू सिंह, मैं अपने बाप दादा बदल लूंगा क्या? संस्कृति बदल लूंगा? कमाल बात, ये टी शर्ट को बात बता रहे हैं संस्कृति से। सुनिए, मोहम्मद अली को भी नहीं हो सकता, संस्कृति इज अ वे ऑफ लाइफ, जहां आप बिल्कुल इस तरीके से रहते हैं, देश का सम्मान करते हैं, वो सब ऐसे ही चलेगा। अब ये संस्कृति बता रहे टी शर्ट को, अरे टी शर्ट छोड़ो, आप तो जो पहनना पहन लो भाई, क्या दिक्कत है इसमें? पहनने की आजादी है। ये थोड़ी ना। अनवर पाशा, लास्ट वर्ड, 10 सेकंड, लास्ट वर्ड। अमीश जी, जो संसद में नारे लगे, जो शपथ लेते समय किसके खिलाफ लगे और किसके हक में लगे, हित में लगे? इन युवाओं के हित में लगे। नहीं, हूटिंग। एजुकेशन मिनिस्टर जब शपथ लेने आए, वो एजुकेशन मिनिस्टर जो नहीं मानने को तैयार थे कि पेपर लीक हुआ है, जबकि गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, एफआईआर हो चुके कई राज्यों में, उसके बावजूद एजुकेशन मिनिस्टर मानने को तैयार नहीं है। आज भी नीट के एग्जाम को कैंसिल करने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अरुण गोविल तक की तो हूटिंग करी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अरुण गोविल तक की तो हूटिंग करी है। प्रदीप जोशी, उनको नहीं हटाया गया, आज नहीं हटाया गया, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के लगाए जा रहे। तो इवन अरुण गोविल तक की हूटिंग करी है। अब उन्होंने क्या बिगाड़ा था? क्या उनके चरित्र से दिक्कत है? नहीं, वजह है ना, क्योंकि श्री राम का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है रामायण में, इस वजह से जो है अगर वो शपथ लेने आते हैं तो ये तो उस पर भी हूटिंग करेंगे। जो राम भक्तों पर गोलियां चलवा सकता है वो, पर अयोध्या तो आप हार गए। नहीं, बिल्कुल, हम फैजाबाद हारे, अयोध्या नहीं हारे, हम फैजाबाद हारे। अयोध्या विधानसभा आज भी जीते, सबसे ज्यादा सीट लेकर आए, लेकिन अरे इसके अलावा, लेकिन इस बीच में जिनकी पार्टी की पैदाइशी नास्तिक होने से वो हमें चित्रकूट हारे बता रहे हैं। जब बात है वो हमें चित्रकूट पर ज्ञान दे रहे हैं। राजनीति मुझे इस कार्यक्रम को यही समाप्त करना पड़ेगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है कि आगे संसद के सत्र अच्छे से चल पाएंगे। आपने इस कार्यक्रम को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट।